नमस्ते दोस्तों। अननोन पेट्रियट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप G7 के मीटिंग से चले गए हैं। इसका ये कयास भी लगाया जा रहा है कि कहीं कुछ इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। ये एक चांस उठ के आ रही है कि इज़राइल शायद एक ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। एक मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि आयरन डोम सिस्टम जो है वो सीवियरली ब्रीच्ड हुआ है रिसेंट लास्ट 2 दिनों में। उन्होंने बोला है इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है कि वो 80 to 90% ऑफ द टाइम वर्क कर रही है, लेकिन जो विजुअल फुटेज जो आ रही है वो ये दर्शाता है कि डैमेज उससे ज़्यादा हो रहा है। और अब ईरान उनके स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे हमला कर रहा है। जो ड्रोन सिस्टम के जो बेसिस हैं उनको तबाह किया है, ऑयल डिपो को भी तबाह किया है, और जो आपके पावर फैसिलिटी है उन पे भी अटैक किया है। इसमें समझने वाली बात ये है और हमारे लिए कंसर्न भी ये है कि इज़राइल का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, मतलब मार खाने की क्षमता जो है वो ईरान के मुकाबले बहुत कम है। हम अगर मान लें कि अगर 1 to 1 भी हो रहा है कि ईरान 1 मार रहा है और उसके बदले इज़राइल 5 मार रहा है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ईरान उससे 10 गुना बड़ा कंट्री है, 20 टाइम्स बड़ा उसका जो पॉपुलेशन है वो है। तो ईरान में एब्जॉर्प्शन की क्षमता बहुत बड़ा है, बड़ी कंट्री है, बड़ा पॉपुलेशन है, पर इज़राइल का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत कम है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में स्टेक्स बहुत हाई होते जा रहे हैं इज़राइल के लिए, और हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका अपने ही डायलेमा में फंसा हुआ है। वो पता नहीं, एक तो वो द मिडल ईस्ट के रीसेट की बात करता है, जहाँ पे हमने पहले भी बात की थी कि वो इस रीसेट में ये चाहता है कि वो कतर से, सऊदी से, यूएई से जो सारे डेवलपमेंट के प्लान कर रहा है, डेटा सेंटर बना रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा है, और ईरान को एक बड़ा रोड ब्लॉक वो समझता है और उसे टैकल करने की कोशिश भी कर रहा है। ये भी है कि अगर ईरान सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है तो उसे हटाना है, लेकिन उनके सामने एक डायलेमा ये भी है कि खोमेनी को एलिमिनेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने नेतन्याहू को कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि आप खोमेनी पे अटैक नहीं करेंगे। तो इसमें डायलेमा अमेरिका का समझा जा रहा है, या एक बैक चैनल ईरान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पुतिन के साथ ट्रंप की बात हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि कुछ खबरें भी आ रही हैं कि खोमेनी हो सकता है मॉस्को निकल गया हो, और इसमें ट्रंप एंड पुतिन दोनों का ही एक अंडरस्टैंडिंग है, जिस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे खोमेनी मॉस्को निकल गया है। तो ये अमेरिका का जो रोल है, जिसे कहते हैं कि टू ईट द केक एंड हैव इट टू, मतलब वो ईरान को भी साधने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान को एक दिखा के यूएई एंड सऊदी को वो उसका डर दिखा के उसको आर्म्स बेचता रहे। एक ये भी है, और ईरान को भी वो ट्रेड का और एक जिसे कहते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप कि हाँ हम तुमको ट्रेड दिखाएंगे, धमकी भी देंगे, और इधर से वो तू इज़राइल के साथ वो कर ले, सीज़फायर कर ले, और ये अमेरिका दिखा रहा है और इज़राइल ठोकेगा। तो गुड कॉप बैड कॉप एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे तरफ दूसरा ही डायलेमा है, खोमेनी को एलिमिनेट भी नहीं करना चाहता, तो ये भी एक एंगल है। तो इस बीच में अमेरिका के इस खेल में इज़राइल पिस रहा है। ये जो अमेरिका जो इज़राइल के साथ ये जो फिरकी लेने की कोशिश कर रहा है,
इसमें इज़राइल का तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि उन्होंने तब अटैक किया था जब वो जान गया था कि ईरान 2 सप्ताह बस दूर है न्यूक्लियर फैसिलिटी को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप करने में। तो उनके लिए तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया। जब उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया तो वो अमेरिका का जो निगोशिएशन का कॉल था, वो एक हवा था, उसको नहीं माना कि, और वैसे भी अमेरिका दूर बैठा है, उसका क्या है, वो इज़राइल ठुक जाए, इज़राइल पे वो न्यूक्लियर चला दे और वो अमेरिका तो सेफली निकल जाएगा। वो उस पर भी अपना राजनीति खेल लेगा, उसमें भी अपना कुछ वो करके मिडल ईस्ट में अपना कुछ ट्रेड वेड करके अपना कर लेगा, लेकिन इज़राइल तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और अब जो हो रहा है कि इज़राइल के आयरन डोम सिस्टम भी ब्रीच्ड हो रहा है। और आप याद रखिएगा कि ईरान ने अभी तक उनका जो सबसे ख़तरनाक हदफ मिसाइल्स एंड ये जो है, और उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं और जिनका सर्कुलर रेट ऑफ एक्यूरेसी है जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता जा रहा है एंड थिंग्स आर गेटिंग मर्कियर। और अगर ऐसा है, उनके सिविलियंस 24 सिविलियन ऑफिशियली मारे जा चुके हैं, और अगर ऐसे ही इज़राइल की जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनके डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, ये अगर ख़त्म होते चले गए, वो हमको नहीं लगता कि वो अगले 2 सप्ताह से ज़्यादा इज़राइल सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसे केस में इज़राइल के पास बचता क्या है? इज़राइल के पास ऐसे केस में न्यूक्लियर अटैक करने के अलावा शायद कोई चारा नहीं रहेगा। ये अनऑफिशियली है, लेकिन ये बात सबको पता है कि इज़राइल हैज़ द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एंड इज़राइल को अगर लगता है कि अब मैं ख़त्म होने जा रहा हूँ, तो वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा। बट सॉरी टू से, अमेरिका को अभी काइनेटिकली इंगेज कर जाना चाहिए था, और वो अभी तक वो नहीं किया। वो अपनी डायलेमा और अपनी गेम में फंसा हुआ है, और आई डोंट नो व्हाट टू से। सो न्यूक्लियर अगर अटैक हो जाता है तो ये थिंग्स विल गो मच डार्कर एंड मच मर्कियर। अब हमें देखना है कि अगला 1 सप्ताह का जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं वो क्या होने जा रहा है। क्या अमेरिका इंटरवीन करेगा? क्योंकि एक बात जान लीजिए, वहाँ रेजिम चेंज हो चाहे ना हो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है स्ट्रैटेजिकली, वो है आपका न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको टेक डाउन करना, उनको स्ट्राइक करना। इज़राइल ने अटैक तो किया है न्यूक्लियर साइट्स पे, कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन पूरी तरह उनको बर्बाद कर नहीं पाया, क्योंकि वो कैपेबिलिटी इज़राइल के पास है नहीं। ये जो मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स हैं, फादर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स है, ये सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है। ये B-2 बॉम्बर्स, और ये इससे ही आप उसको टेक डाउन कर सकते हैं, या ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा। क्योंकि आप जान लीजिए, ईरान ने जो अपनी जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ जो बनाई हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए, तो उनको ये सोच के बनाया था कि वहाँ अमेरिका अटैक करेगा। ये सोच के नहीं बनाया था कि इज़राइल अटैक करेगा। तो इसलिए वो कम से कम 200-200 मीटर नीचे, ग्राउंड के नीचे उन्होंने बनाया था, और वो बहुत सेफ़ है। तो जो लेटेस्ट जो वेपन्स हैं अमेरिका के पास, वो अगर वो नहीं यूज़ करते हैं तो वो नहीं ख़त्म होगा। और मान के चलिए कि ईरान में रेजिम चेंज हो चाहे ना हो, यूरेनियम का अगर 100 ग्राम भी अगर रह जाता है ईरान के अंदर डिपो में यूरेनियम, तो वो आने वाले समय के लिए भी वो बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, अब बात करते हैं रेजिम चेंज की, कि अगर स्ट्रैटेजिकली खोमेनी को
हटा भी दिया जाए और ख़ोमेनी को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो भी क्या चीज़ें बदलेंगी? वो और गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वहाँ एक ईरान में आर्टिफ़िशियली एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है और उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट लीडरशिप आएगी वो और फैनेटिक है। ये IRGC जो है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, दे ऑल आर मैडमैन। ये सारे फैनेटिक है। ये अपने आप को कोई अल्लाह का बंदा बोल के कोई दूसरा तैयार हो जाएगा लीडरशिप लेने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि इराक में क्या हुआ था। सद्दाम को हटाने के बाद जो उनके जो रॉयल गार्ड्स थे और वो थे, वो लोग कहाँ गए? वो दे ऑल जॉइंड आइसिस, और उसके बाद तो फिर वो पूरा क्योस हो गया वहाँ पे। तो क्या हम एक फिर से क्योस की तरफ जा रहे हैं? और अगर रेजिम चेंज करना ही है तो अमेरिका क्या करेगा? मान लो रेजिम चेंज हो जाता है, तो क्या वो शाह को, रज़ा साहब, उन लोग को लेके आएंगे? वो तो अमेरिकन पिट्ठू है, क्या पब्लिक उनको एक्सेप्ट करेगी? और हमें ये भी देखना है कि क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि दे वर नेवर इन फेवर। उससे बेटर तो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली ख़ोमेनी इज़ बेटर, क्योंकि हमारे साथ जो मुल्ला रेजिम है उसका कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, लेकिन आज से 50 साल पहले ये जो शाह थी, रॉयल फैमिली, दे वर डेड अगेंस्ट इंडिया। उन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो ये एक एलिमेंट है। और अगर रेजिम चेंज होना है तो ये अगर जब तक ऑर्गेनिकली नहीं होती है, ऑर्गेनिकली अगर नहीं होती है, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट करेगा पूरे दुनिया को और उस पूरे रेजिम को, क्योंकि वो पूरा क्योस फैलेगा। वहाँ हो सकता है कि एक शिया मिलिशिया, आप देखेंगे तो 40% जो ये जो पूरा ख़ोमेनी का जो ट्राइब है, दे हैव ए ग्रेट रॉयल्टी। मरने मारने पे वो लोग तैयार हो सकते हैं। अगर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वो एक शिया मिलिशिया को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और शिया मिलिशिया विल फाइट अगेंस्ट द सुन्नी मिलिशिया। तो फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका फिर एक काउंटर सुन्नी मिलिशिया को क्रिएट करेगा और वो टर्मोइल जो फैलेगा, आप यकीन मान के चलिए उसकी आग, क्योंकि वो जो पूरा सेंट्रल एशिया का जो वो है, वो हमारा चाबहार का तो छोड़ ही दीजिए, चाबहार का जो होगा वो देखा जाएगा, चाबहार तो गया, और वो सेंट्रल एशिया पूरा जलेगा। उज़्बेक और तज़ाक, इनके जो ये जो मिलिशिया हैं और ये जो प्राइवेट आर्मी वाले हैं, ये लोग आपस में लड़ेंगे और उनकी आँच जो है वो पूरा वो खुर्रम रीजन से होते हुए वो हमारे तक आएगा। और इसमें ये टर्की एग्जैक्टली वही चाहता है कि वहाँ पे एक केओस क्रिएट हो और उसका आँच जो है वो पूरा आपका खुर्रम रीजन से हो के वो काराकोरम रेंज से वो करके पूरा एक मिलिशिया एंगल को क्रिएट करके इंडिया को टारगेट किया जाए। तो इसमें दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि इंडिया तक आ जाएगी, दूसरा है कि अगर एक्चुअली इज़राइल इट गोज़ न्यूक्लियर तो वो भी एक बहुत बुरा होगा एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त रहा है। वहाँ भी अगर मान लेते हैं कि 10 लाख लोग मर जाते हैं और उसके बाद भी एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वो दैट अगेन विल बी अ वेरी सॉरी स्टेट। तो चीज़ें बहुत मर्की है। इंडिया भी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, क्योंकि हमारा जो लीडरशिप है, मोदी जी का लीडरशिप, ये जानती है कि ये एक बहुत टाइट रोप है, इसकी आँच हमारे ऊपर भी आने वाली है। तो आगे हम लोग इस चीज़ को देखते रहेंगे कि चीज़ें कहाँ जाती हैं, और हम यही भगवान से प्रे करते हैं कि चीज़ें न्यूक्लियर तक ना जाएं और यूएस इंटरवीन करे, कहीं ना कहीं एक काइनेटिक एक्शन हो और ग्राउंड ट्रूप्स उतरे और इनके जो न्यूक्लियर जो मटेरियल है ईरान के, टिल द लास्ट ग्राम उनको वहाँ से निकाला जाए। अदरवाइज़ ये जंग आइदर इज़राइल की तरफ से और ईरान की तरफ से न्यूक्लियर जा सकता है। इस चीज़ पे हमारा ध्यान आगे बना रहेगा। मैं आनंद रूपम तब तक आज्ञा चाहता हूँ। आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।